नमस्कार साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो रूप और प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रूप और प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा से संबंधित होगा आज का टॉपिक। पर हम उससे पहले थोड़ा ये जान ले कि जो संज्ञा है वो किन शब्दों के अंतर्गत आती है। तो जो रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया है उसी के अंदर संज्ञा आती है। तो पहले हम देखते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तो ये दो रूपों में किया गया है। कितने रूपों में? एक तो विकारी शब्द है और एक अविकारी शब्द है। यानी रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसके अंदर दो रूप आते हैं, एक विकारी शब्द आते हैं और एक अविकारी शब्द आते हैं। अब जो हमारे विकारी शब्द है वो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अब वो चार प्रकार कौन कौन से? पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया क्रिया और चौथा हो गया विशेषण। यानी ये जो चार है ना हमारे, चार कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये है हमारे विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द। अब हमारे को इसको ध्यान में भी रखना है, यानी परीक्षा में हमारे को इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये दे दिया और विशेषण की जगह अगर दूसरा शब्द दे दिया तो वो हमारे को छांटना होता है। तो हमारे को ये चारों चीजें दिमाग में रखनी है। ये चारों क्या है? ये है विकारी शब्द। ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में ये देख लिया। अब जो पढ़ेंगे ना वो हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। तो अब देखिए, आगे देखिए, आगे है ना जो अविकारी शब्द है, जो ऊपर हमने विकारी और अविकारी देखा, तो इन अविकारी शब्दों को पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पांच भागों में। एक है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। पांचवा है निपात। तो ये पांच प्रकार है अविकारी शब्दों के। तो इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले हम आज अध्ययन करेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो ये संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? यानी हम एक शॉर्ट में इसकी परिभाषा जाने तो हम कह सकते हैं किसी भी नाम को, किसी भी नाम को, किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। यह है हमारे को दिमाग में रखने वाली बात। यानी जब भी संज्ञा का नाम आए तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए नाम। हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए नाम। यानी सभी नामों को ही संज्ञा कहते हैं। यह है इसकी शॉर्ट परिभाषा। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। विस्तार से देखिए इसकी परिभाषा क्या कह रहा है। विस्तार इसकी परिभाषा कह रहा है किसी प्राणी, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी उसके अंदर प्राणियों के नाम भी आएंगे, स्थानों के नाम भी आएंगे, वस्तुओं के नाम भी आएंगे और भाव भी आएंगे। कहने का मतलब है जो सभी जो नाम है वो सारे किसमें हम शामिल करेंगे? संज्ञा के अंतर्गत। इससे पता चलता है कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। ये हमने इसकी परिभाषा देखी है। यानी इस परिभाषा से हमें पता चल गया कि किसी भी प्रकार का कोई नाम है उस नाम को ही हम क्या कहेंगे? उस नाम को ही हम संज्ञा कहेंगे। अब देखिए संज्ञा के प्रकार या भेद कितने होते हैं। संज्ञा के प्रकार या भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा हमारे तीन प्रकार की होती है मोटे रूप से। मोटे रूप से यानी अलग अलग गाइडों में अलग अलग तरीके से दे रखा है। पर हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में मोटे रूप से संज्ञा को तीन ही भागों में बांटा गया है। बाकी इसके सारे क्या है? उपभेद है। तो कहीं कहीं गाइडों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि संज्ञा पांच प्रकार की होती है। संज्ञा पांच प्रकार की होती है, कईयों में लिखा है तीन प्रकार की होती है। तो हमारे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिंदी के हिसाब से मोटे रूप से हमारे परीक्षा के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए, हमारे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो हमारे को संज्ञा कितने प्रकार की करनी है? तीन ही प्रकार की करनी है। अब वो तीन प्रकार कौन कौन सी हुई? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा,
दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। 3 प्रकार हो गए, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है देखिए, इसमें जैसे व्यक्ति नाम आया है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। जरूरी नहीं जैसे व्यक्ति नाम आएगा तो सिर्फ व्यक्तियों के नाम ही आएंगे, ये नाम दे रखा है, जरूरी नहीं सिर्फ व्यक्तियों के नाम भी आए, महिलाओं के भी आएंगे, पशुओं के भी आएंगे, स्थानों के भी आएंगे, यानी इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम दे रखा है। देखिए, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु आदि का जिक्र होता है, इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे राम, कामधेनु, हिमालय। अब इसकी परिभाषा से हमें क्या ज्ञात होता है? इसकी जब परिभाषा को हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक जो विशेष नाम है, जिस प्रकार यहां पर जैसे कामधेनु नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है? कामधेनु। तो ये कामधेनु क्या है? एक गाय है। कामधेनु एक गाय है, पर यहाँ पर गाय नाम नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ कामधेनु आया है, यहाँ पर कामधेनु आया है, यानी एक पर्टिकुलर एक गाय का नाम है कामधेनु, यानी वो विशेष हो गई है। जैसे जयपुर नाम आया, जयपुर नाम आया, तो ये जयपुर क्या है? ये जयपुर एक शहर है, जयपुर एक शहर है, तो ये उस शहर का एक नाम हो गया, यानी जयपुर एक ही है, यानी अकेले का जहां बोध होता हो, यानी परिभाषा में क्या, इसका बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर बहुवचन नहीं होगा, यानी अकेले हो, जैसे किसी का नाम हो व्यक्ति का, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, यानी इसी प्रकार के जो सारे नाम है ना वो हो गए, सारे शहरों के नाम हो गए, नदियों के नाम, जैसे एक तो नदी नाम है, एक आ गया गंगा, तो गंगा एक की नदी है, सिर्फ गंगा एक ही नदी है जिसको हम गंगा बोलते हैं। तो यानी पर्टिकुलर किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान, ऐसी चीजों का जो जिक्र होगा वो सारी चीजों को हमें किसमें ऐड करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें ऐड करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए आगे, आगे हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर जो दे रखा है वो है हमारी जातिवाचक संज्ञा। क्या दे रखा है? जातिवाचक संज्ञा। तो हमने जो पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था कि एक ही प्रकार, सॉरी, जो विशेष प्रकार के जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी थे उनके सारे नाम थे जिनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, यानी वो सिर्फ अकेले है, तो वो विशेष हो गए अकेले होने की वजह से। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? संपूर्ण जाति का बोध होगा। देखिए परिभाषा देखिए, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है, जैसे गाय, नदी, पर्वत, शहर। अब देखिए इन उदाहरणों से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर नाम आया गाय, यहाँ पर नाम आया गाय, तो गाय एक जाति है, गाय एक जाति है, क्योंकि इसके अंदर जैसे काली गाय हो गया, सफेद गाय हो गया, पीली गाय हो गया, जैसे सांचौरी गाय हो गया, बीकानेरी हो गया, जैसलमेरी हो गया, समझ रहे हो, काकरेज हो गया। तो ये जो बहुत सारी चीजों का बोध करा रही है, तो एक ये जाति हो गई। क्या हो गई? जाति। अब देखो नदी, तो नदी के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, पार्वती, बहुत सारे नाम आ रहे हैं ना, तो ये भी एक जाति होगी। पर्वत, तो पर्वत में जैसे हिमालय है, गुरु शिखर है, बहुत सारे ऐसे पर्वतों के नाम आएंगे। शहर, जो मैंने अभी उदाहरण दिया, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, बहुत सारे शहर हो गए। तो कहने का मतलब एक से ज्यादा चीजों का जो बोध कराती है तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है, वो एक जातिवाचक, यानी अकेले का बोध कराती है तब तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक है, और एक से ज्यादा का बोध कराती है तब वो जातिवाचक है। तो अब आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर, स्पष्ट रूप से अंतर करना वो पता चल गया होगा आपको, यानी आप अब पहचान पाओगे कि ये व्यक्तिवाचक है या ये जातिवाचक है। इसके अलावा हम आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे,
इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, उससे और भी थोड़ा ये आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में हम अंतर कैसे महसूस करें। तो देखिए नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये व्यक्तिवाचक है। अब ये व्यक्तिवाचक कैसे हुआ भाई? नेहरू क्या है? नेहरू क्या है? नेहरू एक जाति है। नेहरू क्या है? जाति है। पर यहाँ पर नेहरू है ना, वो जाति के लिए नहीं है, ये किसके लिए रूढ़ हो गया, ये फिक्स हो गया किसके लिए? नेहरू जी। कौन से नेहरू जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए फिक्स हो गया, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक हुआ। यहाँ नेहरू जाति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि परीक्षा के अंदर जो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना ही बहुत मायने रखता है। अगर प्रश्न को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो 50% उत्तर हमारे को वहीं आ गया। अब हमारे को सिर्फ 50% ही मेहनत करनी है, 50% आंसर तो हमारे को वहीं मिल जाता है अगर प्रश्न को हमने ढंग से पढ़ लिया। तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, यानी यहां से हम जो कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे पेपर देने के लिए, तो उससे पहले तो हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में वहां हमारे को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना आना भी जरूरी है। तो यहाँ नेहरू है ना, अब हमारे दिमाग में कि सभी जाति या वो जातिवाचक में आती है, तो हमने नेहरू नाम आया और नेहरू नाम आते हमने देख लिया कि नेहरू तो जाति होती है एक तरह की, और हमने उसको जातिवाचक कर दिया, तो हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह हमें समझने की जरूरत होती है। अब देखिए थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा, क्या कहा नेताजी ने? नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसको भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा है। कैसे? कि नेताजी यानी नेता होते हैं जो हमारे जैसे, ये जो नेता होते हैं, तो एक नेता एक पर्टिकुलर जाति है, क्योंकि नेता छोटे नेता हो सकते हैं, बड़े नेता हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, बुरे नेता हो सकते हैं। तो ये सारे नेता वो एक जाति का बोध करा रहे हैं। नेता क्या है? क्योंकि एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, तो ये जाति का बोध करा रहे हैं। पर यहाँ पर जो नेताजी है ना, वो जाति का बोध नहीं करा रहा है, या व्यक्ति का बोध करा रहा है। क्योंकि ये नेताजी जो नाम आया है, ये किसके लिए आया है? ये नेताजी नाम आया है सुभाष चंद्र बोस के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ नेताजी शब्द, सुभाष चंद्र बोस। तो यह क्या हो गया? ये एक व्यक्ति का बोध कराला, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। तो ये मैंने उदाहरण देके आपको स्पष्ट करवा दिया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे और जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। कहने का मतलब हमारे के दिमाग में ऐसा सेट नहीं होना चाहिए कि भाई नेहरू जाति में आता है, नेता जाति होती है, यानी उसको पर्टिकुलर में देखना भी है, उसकी भाषा को समझना है, उसके बाद ही उस प्रश्न का आंसर देना है। आगे देखिए, आगे जो हमारा 3 नंबर जो प्रकार है वो है भाववाचक। वो क्या है? भाववाचक। यानी तीसरा प्रकार, एक व्यक्तिवाचक हो गया, एक जातिवाचक हो गया, और तीसरा क्या हुआ? भाववाचक। तो इससे हमें जो भाव होंगे वो सारे इसके अंदर हम काउंट करेंगे। कैसे? जिसका कोई ये नाप है, नाम नहीं है यहाँ पर, नाप है, सॉरी, ठीक है, नाप तोल नहीं होता है, जिसका कोई नाप तोल नहीं होता है, चित्र नहीं होता है, इसका रूप नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से परिभाषा लिखी है आपको समझाने के लिए। गाइड वाली परिभाषा मैंने सीधी की सीधी नहीं लिखी है, क्योंकि गाइड में तो बहुत सारा लिखा हुआ है और गाइडें बहुत सारी मार्केट में मिलती है। अगर गाइडों से समझ में आती तो टीचर की कहां जरूरत थी। अगर सारी चीजें गाइडें ही हमारे को क्लियर कर दी तो टीचर की आवश्यकता ही खत्म हो जाती। ठीक है ना? तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है कि आप उसको समझ कैसे पाओ। गाइड वाली परिभाषा तो गाइड में रहने दो, हमारे को उसको समझना है, उसको सरल करना है। तो देखिए, इसका रूप नहीं होता, मात्रा नहीं होती, सिर्फ भाव होता है। सिर्फ क्या होता है? भाव होता है। इसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे क्रोध, अब जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आ गया, तो उसको हम कोई नाप तोल सकते हैं क्या कि उसको 10 ग्राम क्रोध आया, 50 ग्राम आया, 1 किलो आया? भाई इसका नापचोक थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दया, यानी किसी के प्रति दया आई, तो दया कोई तोल के थोड़ी आती है कि भाई हमारे को 1 किलो दया आ गई उस पे, या 5 किलो दया आ गई।
ममता, जो ममत्व का भाव होता है, और प्रेम, यानी भाई मैं किसी से प्रेम करता हूं तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो इसके हिसाब से तो प्रेम कर नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो प्रेम जो भाव है, ये ममता है, ये दया है, क्रोध है, घृणा है, पाप है, तो ये ऐसे जो सारे शब्द है उसको हम किस में काउंट करेंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर, क्योंकि इनको हम नहीं देख सकते। भाई जैसे मैंने कोई पाप किया, तो अब कितना पाप किया है भाई उसको हम नाप तोल उसका नहीं कर सकते, ना ही हमने देखा कि पाप की, भाई पाप शब्द है, ये पाप, तो हम पाप किसे कहेंगे? भाई पाप, भाई किसी इंसान को हम सता रहे हैं, किसी जीव जंतु को मार रहे हैं, या जैसे मान लो हम झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलना भी एक पाप है, झूठ बोलना भी एक पाप है। तो हम इसको एक डिसाइड नहीं कर पाए कि हम किसको पाप कहें, किसको, उसको देख नहीं पा रहे हैं, भाई देख नहीं पा रहे कि ये पाप है। भाई हमने कहीं जैसे रख दिया, भाई बोल दिया कि जैसे प्रेम बात आ जाए, तो हम ऐसे नहीं कह सकते भाई 5 किलो प्रेम लेके आओ। भाई प्रेम है वो तो एक भाव है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे किसी के प्रति हमारी प्रेम भाई आता है मन में, तो वो प्रेम मन में आया, पर ऐसा थोड़ी है कि हमारे को दिखाई देगा, उसके प्रति हम सहानुभूति रखेंगे, उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, तो यही एक प्रेम है भाई, उसका कोई एक रूप नहीं है। भाई जैसे हमने कह दिया 1 किलो चीनी लेके आओ, तो चीनी हमारे को दिखाई देती है कि भाई ये चीनी है, पर हम बोलते हैं 1 किलो प्रेम लेके आओ, तो क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे जो सारे शब्द है वो किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए, और इसके अलावा भी किसी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। अब देखिए आगे, आगे हमारा जो है वो है नोट। एक नोट है, उस नोट में क्या है? भाववाचक संज्ञा 6 प्रकार से बनाई जाती है, यानी भाववाचक संज्ञा वो 6 प्रकार से बनाई जाती है, और 6 प्रकार मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यानी किस प्रकार कैसे कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, और अविकारी शब्दों से। तो देखिए इसके अंदर जो हम जो संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे ये तो भाव आ गया, तो 2 संज्ञा जो बच गई ना, कौन कौन सी? एक तो जाति और व्यक्ति, तो 2 नाम तो ये आ गए। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? विकारी शब्द पढ़ रहे हैं, तो विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम। तो संज्ञा तो ये 2 यहाँ आ गई, फिर रह गया सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और उसके बाद में क्या थे? अविकारी शब्द। यानी ये जो विकारी शब्द, इन सभी विकारी शब्दों से हम किसका? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक राम एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है, तो उससे बन गया राममय। यानी हम कह रहे हैं वहां तो सभा का माहौल राममय हो रखा था। उदाहरण में क्या है? वहां तो सभा का माहौल राममय हो रखा था, तो वो राममय क्या? वो एक भाव है, यानी सारे ही भक्ति भाव में खोए हुए थे, सारे क्या थे? भक्ति भाव में खोए हुए थे। अब देखिए आगे, जातिवाचक संज्ञा, बच्चा, बच्चा एक जाति है, बच्चा एक क्या है? जाति है। कैसे? जैसे अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा। तो ये जो क्या है? बच्चा, बच्चा क्या? एक जाति है, और बच्चा से बना बचपन, बचपन एक क्या? भाव है। बचपन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बचपन बोलते हैं उनका। ठीक है, फिर बात आई चोर। चोर क्या है? चोर, छोटा चोर, बड़ा चोर, ये चोर है, तो उससे बना चोरी। चोरी एक भाव है। चोरी किसे कहते हैं? भाई चोरी एक कोई हमें दिखाई देती है, यानी हमारी चीज उठा के ले गया, तो हम बोलते हैं कि हमारी चोरी हो गई। अब चोरी दिखाई दी कि भाई चोरी किसको कहेंगे? भाई एक जैसे हमारी कोई, जैसे मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, तो हम जैसे पुलिस थाने में जाएंगे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो हम वह क्या कहेंगे? हमारा मोबाइल चोरी हो गया। अब मोबाइल चोरी होने का मतलब है हमारे घर में मोबाइल रखा हुआ था, वो कोई लेके चला गया। अब वो चोरी क्या है? वो भाई चोरी हम देख तो पा नहीं रहे हैं कि भाई इसको हम चोरी बोलेंगे, मोबाइल को देख पा रहे हैं, ठीक है, पर चोरी को नहीं देख पा रहे हैं। तो चोरी क्या है? चोरी एक भाव है। ठीक है, तो बात भाववाचक संज्ञा की चल रही है। फिर देखिए सर्वनाम से, सर्वनाम, सर्वनाम अभी हमने पढ़े नहीं है, बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अपना, अपना से बना अपनापन, मम से बना ममता, फिर विशेषण, फिर विशेषण, तो विशेषण से कैसे बने? भला, भला एक विशेषण है, जिसे भलाई। ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी मैं इस प्रकार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,
आपको थोड़ी बहुत अभ्यास की जरूरत जरूर पड़ेगी, यानी अभ्यास आपको करना, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो जाए, चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो जाए, जब तक स्टूडेंट पढ़ना ना चाहे, उसके पढ़ने के मन में ना हो, तब तक टीचर कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा पढ़ा दे। तो आपको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप अभ्यास कीजिए, जितना हो सके मैं आपको वो जो कंटेंट है वो अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। फिर विशेषण से भला से बना भलाई, गरीब से बना गरीबी। क्रिया, क्रिया से बना सजाना, सजाना क्या है, क्रिया है। जिसे बना सजावट, दिखाना से बना दिखावट। और अविकारी शब्दों से जैसे वाह वाह, वाह उससे बना वाह वाही, यानी वाह वाह एक शब्द है, हम किसी की जैसे वाह वाह करते हैं ना, वाह वाह बहुत अच्छा गाया उसने, वाह वाह बहुत अच्छा खाना था, तो ऐसे तो वो वाह वाही करते हैं ना, वो बना। ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रकार से, यानी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि हम भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो 6 प्रकार से। वो 6 प्रकार कौन कौन से हुए, ये 6 प्रकार हुए। अब देखिए आगे देखिए, इससे आगे जो संज्ञा के जो अन्य भेद, संज्ञा के जो अन्य भेद, संज्ञा के जो अन्य भेद है ना, उसके अंदर 2 है। जो किसी गाइड में 5 प्रकार की दे रखी होती है ना संज्ञा, वो 5 प्रकार की नहीं होती है। संज्ञा कितनी होती है, 3 प्रकार की, बाकी उसके क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। तो एक तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी ऐड किया गया है, ये सारी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाती है। पर यहाँ पर इसको थोड़ा अलग समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिया है। बाकी जातिवाचक संज्ञा आप खुद देखोगे तो ये कैसे जातिवाचक के अंदर आती है, वो आप खुद को पता चल जाएगा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जो द्रव्य पदार्थ आते हैं, वो द्रव्य पदार्थ कौन कौन से हुए, द्रव्य, ठोस और गैस, ये द्रव्य हो गए। जिसमें जैसे द्रव्य में घी तेल आ गया, ठोस में लोहा और सोना आ गया, गैस में धुआं और वायु आ गया। अब इसको जातिवाचक में, जैसे घी है भाई, घी है, तो घी को हम जातिवाचक में ले सकते हैं भाई, द्रव्य तो है मान लिया, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है भाई। घी है तो अच्छा घी, खराब घी, ठीक है, डालडा घी, देसी घी, प्योर देसी घी, तो ये सारे क्या है, ये भाई एक जाति तो है ना घी की, भाई घी की जाति है। ठीक है, लोहा, शुद्ध लोहा, ठीक है भाई, अशुद्ध लोहा, तो ये जो एक अलग लोहे के प्रकार बता रहा है हम, तो उसको हम जाति में काउंट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जैसे द्रव्य, ठोस, गैस, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया, तो ये कोई अलग भाग नहीं, उसका ही उपभाग है, जातिवाचक संज्ञा में होते हैं ये। अब देखिए आगे, समूहवाचक संज्ञा, यानी ये समूह का बोध कराती है। इसमें क्या, इसमें समूह का बोध कराया जाता है। जैसे परिवार, तो परिवार, जैसे परिवार को हम जाति में भी, भाई जातिवाचक संज्ञा ना, उसमें भी ऐड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे परिवार है तो छोटा परिवार, बड़ा परिवार, सुखी परिवार, दुखी परिवार, तो ये परिवार के ही तो भाग हुए ना भाई, अलग अलग हो गई तो एक जाति हो गई। पर यहाँ पर क्या, एक परिवार समूह है, क्योंकि परिवार किसे कहते हैं, परिवार उसे कहते हैं जिसके अंदर मम्मी पापा भाई बहन, ये जो सारे काका काकी दादा दादी, ये मिलकर रहते हैं, तो उनका एक वो समूह है भाई, एक तरह का वो, जैसे हम सारे हो गए, वो एक समूह है, और उस समूह को हम क्या कहेंगे, परिवार। तो एक समूह का वो जत्था, जत्था का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे बहुत सारे 15, 20, 100, 200 लोग एक साथ होते हैं इकट्ठे, वो एक जत्था हुआ। यानी एक आदमी को तो हम जत्था बोल नहीं सकते। कक्षा, तो कक्षा, कक्षा किसे बोलते हैं, कक्षा में जैसे भाई एक से ज्यादा विद्यार्थी 10, 15, 20, 25 होते हैं, उसे कक्षा बोलते हैं भाई। एक विद्यार्थी तो कक्षा है नहीं, एक विद्यार्थी कक्षा नहीं है। सेना, तो सेना में क्या हुआ, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। काफिला, तो इसमें समिति, रेवड़, तो ये जो सारे है ना, ये समूह का बोध कराने, एक से ज्यादा की मात्रा है इसके अंदर, तो इन सारों को ही हम जातिवाचक संज्ञा के अंदर ले सकते हैं। तो हमने इस जो क्लास के अंदर है ना, जो संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है, उसके संज्ञा के उपभेद कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें हमने इस टॉपिक में क्लियर कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी बात है, थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं कि जैसे हम यहाँ बार बार, जैसे मैं संज्ञा संज्ञा बोल रहा था ना, पूरी क्लास में जैसे ये संज्ञा सब चल रहा था, ठीक है, तो हम ये आम भाषा में इसको ज्ञा ही बोलते हैं भाई, संज्ञा ही बोलते हैं ना, पर ये संज्ञा है,
क्योंकि इसका निर्माण हमने वर्णमाला में देखा था, ये जय और ये से हुआ इसका निर्माण। किससे हुआ? इससे। तो जय और ये होता है तो संज्ञा होता है, संज्ञा होता है, पर आम भाषा में इसको हम संज्ञा संज्ञा बोलने लग गए। तो आप इसका थोड़ा दिमाग में ध्यान रखें। आम भाषा में जैसे बोल रहे हो संज्ञा तो ठीक है, बाकी इसका थोड़ा बहुत आपके दिमाग में भी रहना जरूरी है कि कैसे बनाए। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? संज्ञा। जिस प्रकार थोड़ा सा मैं एक आपको एक्स्ट्रा ज्ञान भी बता देता हूं कि जैसे एक शब्द है हमारे ज्ञान, ठीक है ना भाई, एक शब्द क्या है? ज्ञान। इसको हम ज्ञान ही बोलते हैं भाई, ज्ञान ही बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शब्द ज्ञान नहीं है, ये शब्द क्या है? ये ज्ञान है, ठीक है। वो ज्ञान नहीं है आप जो प्यार वाले करते हो। तो इसको बोलने का भी हमारे को थोड़ा नॉलेज, ये क्या है? ज्ञान। जैसे बोलेंगे इसको तो ये बोलने में ज्ञान ऐसे बोला जाएगा, पर इसको हम आम भाषा में ज्ञान ही बोलते हैं। तो ये बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए इसको हम ज्ञान ज्ञान ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।